बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 56 इंच सिकुड़ गया। 2024 में जब बीजेपी 240 सीट पर थम गई तब राहुल गांधी ने यही कहना शुरू किया था, लेकिन 2024 के इस झटके के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जो चुनावी सफलताएं हासिल की है उसने विपक्ष को सिकोड़ दिया है। 2024 लोकसभा के बाद हुए बड़े चुनावी राज्यों में सिर्फ झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी सत्ता में नहीं आई। जहां एनडीए जीता वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बड़ा फैक्टर बना। चुनावी पंडित आज भी सोच रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी की एक कौन सी लहर है जो 2014 में बनी हुई है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की इस जोड़ी ने अगर इस तरह का प्रचंड जनादेश बिहार में लिया है, बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 101 सीटें लड़कर वो 89 सीटों पर जीतती है, अगर 101 सीटें लड़कर 85 पर जेडीयू जीतती है, तो आखिर इसका श्रेय किसको दिया जाए? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय उपाध्याय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जी, नेता जेडीयू के और आरजेडी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर सुबोध मेहता, जो चुनाव के पहले भी, हार वाले दिन भी और हार के बाद भी मैं आ रहे हैं स्टूडियो में। इसीलिए मैं आपको ज्यादा आपका स्वागत करना चाहती हूं, क्योंकि अक्सर जिस पिच पर लोग लूज करते हैं उस पिच को डिफेंड करने से बाकी लोग बचने लगते हैं, भद्रता से बात करते हैं। हाँ, और अपनी अपनी बारी में बोलते हैं। यही मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी होगा। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन एक बार यहाँ पर जनता को दिखा दीजिए जो हमारे साथ इस बहस में। बहुत बहुत स्वागत है। ये वो युवा हैं जो आज सवाल पूछेंगे और पूरे दमखम के साथ इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए सवालों की शुरुआत करें, उससे पहले ये रिपोर्ट। बीसवें G20 लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नजरिया सामने रखने जोहान्सबर्ग के दौरे पर हैं। अथक, अटूट और अविचल प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 11 वर्षों में अपना यही रूप दिखाया है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री पटना में थे। बिहार में एनडीए की महाविजय के बाद 10वीं बार नीतीश कुमार की सरकार बनने के साक्षी बने थे। ये साफ दिखाता है कि राष्ट्र का मसला हो, राजनीति का मसला हो या कूटनीति का मसला हो, मोदी हर स्थिति और परिस्थिति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। यही नहीं, पीएम मोदी अपने विरोधियों से हमेशा 2 कदम आगे रहने में कभी नहीं चूके हैं। मसलन 14 नवंबर को जब बिहार जीत पर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित थे, तब प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव का टारगेट सेट कर रहे थे। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। नरेंद्र मोदी के युग की बीजेपी चुनावी सफलताओं में बहुत आगे बढ़ी है। इसीलिए कभी वो राजनीति में अपने समकक्ष रहे लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन बीजेपी के लगातार इलेक्शन मोड में रहने की आलोचनाओं पर उनका जवाब है कि हम हमेशा इमोशनल मोड में रहते हैं। बिहार की महान जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनकी नीति, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीति को, नेतृत्व को फिर एक बार आशीर्वाद दिया। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति का नया व्याकरण लिखा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकेगा। बिहार का नतीजा पीएम मोदी को 2024 के चुनाव के आधार पर पहले से कमजोर हुआ मानने वालों को पूरी तरह निराश कर गया है। भाजपा की एनडीए की सरकारों को 20-20 साल बाद भी अगर जनता फिर से चुन रही है, तो ये देश में प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट राजनीति की स्थापना है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, जीत का श्रेय किसे कितना, लेकिन कुल मिलाकर मुख्य जो मंत्री पद है उसको लेकर चर्चा तेज है। और यहीं से मैं शुरुआत करना चाहती हूं कि अगर आप लोग ये जीत का श्रेय ले रहे हैं तो जाहिर तौर पर महिलाओं ने साथ दिया है। इतनी बड़ी जीत तो उनके बिना हो नहीं सकती थी। हर वर्ग ने साथ दिया है, उनका रिप्रेजेंटेशन तो दिखता है। आपने 8 ओबीसी, आपने 5 ईबीसी, आपने 8 सवर्णों को भी जगह दी है, लेकिन महिलाएं 3 ही क्यों?
देखिए, जिस समय आपने कहा कि सभी का समीकरण में ध्यान रखा जाता है, तो फिर अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब क्षेत्र और वर्ग में महिला को अलग कर दिया गया। जहां तक महिलाओं के प्रति कार्य करने की बात है, तो जब से नीतीश कुमार जी की सरकार आई, उस जमाने से लेकर चाहे स्कूलों में, ग्राम पंचायतों में स्थान देने से लेके, पुलिस में स्थान देने से लेके, महिलाओं को साइकिल उपलब्ध कराने से लेके, अन्य चीजों में एम्पावर करने से लेके, मोदी जी जब से आए हैं तब से उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, यहां तक कि जो 4 करोड़ मकान बने उनमें 3 करोड़ में मालिकाना हक गरीब वर्ग की महिलाओं का है, जिसमें कि उन्होंने रजिस्ट्री में उनका नाम लिखा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, 2014 से पहले गरीब वर्ग की पहले तो 3 करोड़ ऐसी महिलाएं नहीं हो सकती थी जिनके पास मकान हो और मकान में रजिस्ट्री में उनका नाम लिखा हो। और वहां से लेकर अगर आप देखें तो जिस प्रकार से आगे बढ़ते हुए, चाहे सेना में उनको परमानेंट कमीशन देना हो, चाहे महिलाओं के लिए अन्य योजनाएं करना हो, उसकी वजह से एक स्थायी रूप से एक विचार बना। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी, ये मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना यूपीए सरकार के समय में शुरू हुई। शिवराज सिंह चौहान जी का नाम मामू क्यों पड़ा था? कि वो कहते थे बेटी कहीं भी पैदा हो चिंता मत करना, उसका मामू है। तो उस समय से हमने करके दिखाया है। इसलिए ये एक हमारा एक स्थापित, जिसे मैं कहता हूं कि महिलाओं के सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास का एक हमने आधार बना। ठीक है, इससे पहले कि मैं अजय जी के पास जाऊं, जीत का कितना श्रेय आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं और कितना श्रेय नीतीश कुमार को दे रहे हैं? माइक उठाइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। सुधांशु जी, छोटा सा सवाल है। नहीं, आप ही से है। हाँ बिल्कुल, मोदी जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। नीतीश जी, देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता का जो अगाध स्नेह है और जो भरपूर आशीर्वाद है, 2024 में भ्रम के द्वारा ये लोग कुछ उसमें संशय उत्पन्न करने में सफल हो गए थे। 2024 के बाद निरंतर जो चुनाव हुए हैं, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार, लगता है कि देश की जनता अब उसका प्रतिकार कर रही है। देश की जनता के मन में एक कसक है कि जो कुछ किया गया था उसका एक समुचित प्रतिकार करते हुए दिखाई पड़ रही है। और वो सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद दूसरे राज्य के बाद तीसरे राज्य दिखाई पड़ रहा है। तो जिसे हम ये कह सकते हैं, जिस जमाने में इन्होंने मोदी जी को आज से नहीं 25 साल पहले से ही अकेला करने की कोशिश की थी ना, तो एक जो पुरानी लाइन है ना कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर, लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और मोदी कितना जी देना है बताया नहीं आपने, श्रेय किसको कितना देना है? आपने बिल्कुल, मैंने तो कहा मोदी जी के लिए राष्ट्रीय स्तर पे सिलसिलेवार राज्य दर राज्य मिल रहा है और बिहार में उतना ही योगदान नीतीश कुमार जी का भी है। यहां दोनों ने मिलकर किया। और जहां तक ये बात है कौन किसको श्रेय, तो याद रखना चाहिए हर कालखंड में भाइयों में लड़ाई लगाने के लिए कोई शकुनी या कोई मंथरा जरूर आती है। तो आज के जमाने में विपक्ष के जो लोग शकुनी और मंथरा बनने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कहूंगा उस मनोभाव से बाहर निकलिए। और जनता ने जिस मनोभाव से एनडीए को, नीतीश जी की सरकार को बिहार में और केंद्र में मोदी जी को समर्थन दिया है, उसको समझने का। अजय जी, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। चुनाव के दौरान आप डटे रहे अपनी पार्टी की तरफ से, मैं कुछ भी पूछूंगी आप बोले अभी भी हम ही से सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल भी आप ही तय कीजिए, जवाब भी आप ही दीजिए। क्योंकि जनता ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी मतलब आपके बराबर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी 5 सीटें आई हैं, आपकी 6। सवाल भी आज आप ही तय कीजिए अजय जी, जवाब भी आप ही दे लीजिए। कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हाल क्यों हो रहा है। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात आपने इनसे पूछी है भाई साहब से, ये जवाब देने में थोड़ा सा देर कर दिए। अरे भाई, हमारे यहाँ कहावत है, बाप बेटा पंचायती या 2 रुपए का बैल। तो 2 लोगों की बात आप कर रहे हैं, मोदी जी और नीतीश जी की बात आप कर रहे हैं। बाप बेटा तो कोई और है बीच में 2 रुपए की वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सच तो यह है कि जिसको फिल्म का जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्टरशिप किया, ये जो जनादेश है, इसकी पटकथा जिसने लिखी, उसको श्रेय ही नहीं दे रहे हैं। जनादेश का जरूर श्रेय जनता को मिलना चाहिए, लेकिन ज्ञानादेश का भी तो श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को मिलना चाहिए। उस पर कोई चर्चा नहीं अभी तक। ऐसी कृतज्ञता की आशा सांसद साहब आपसे नहीं है। आप बहुत मुखर होकर बात करते हैं। भाजपा वालों से मैं नहीं कहूँगा, आपको मैं इतना जरूर श्रेय देता हूँ। दूसरी बात, बिहार की जनता को निश्चित तौर पर बधाई। आज 10वीं बार शपथ लिया है नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी को भी बधाई। और नीतीश कुमार की पार्टी को भी विशेष तौर पे मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ध्यान रखना भाई, 5 साल में कहीं फिर से एक बार और शपथ न ले लें नीतीश कुमार जी। शपथ लेने में माहिर हैं। ये 10 बार नहीं उन्होंने शपथ ली है। ट्राई कर रहे हैं क्या? शपथ 10 बार जरूर ली है, लेकिन जीत 4 बार ही हुई है। इसलिए मैं कहूँगा कि पूरी मजबूती के साथ
जनता ने जो आप पर अपेक्षाएं, आप पर जो आशाएं व्यक्त की है, अपनी जो आशीर्वाद दिया है, तो आप एक मजबूत सरकार बिहार में चलाइएगा, मजबूर सरकार मत चलाइएगा। जिस तरह से नौजवानों पर पहले आपने लाठी डंडे बरसाए, चूंकि मजबूती बहुत हो गई है तो आपके लाठी में मजबूती ना आ जाए और लाठी डंडे हमारे नौजवान छात्र पर जो जाकर के नौकरी मांगते हैं पटना के सड़कों पर, उन पे लाठी डंडे नहीं बरसे। एटलीस्ट आज मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे रिक्वेस्ट करता हूं। दूसरी बात, महिलाओं के बारे में बहुत प्रेम आपने दिखाया है, अच्छी बात है, महिलाओं का सशक्तिकरण हम सब चाहते हैं। एक महिला यदि उप मुख्यमंत्री बन जाती तो क्या चला जाता? उप मुख्यमंत्री आपको महिला एक बनाना चाहिए था बिहार में। अति पिछड़ों का आपने वोट यदि लिया तो अति पिछड़ों से एक मुख्यमंत्री होना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री। दलित से भी एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो जाता तो क्या दिक्कत होती? ये सुखद मुस्लिम अनुभव आप नहीं, आपको कैसे मुस्लिम मिलेगा? आप नहीं करेंगे। अरे ये सुखद मुस्लिम अनुभव पर तो आपको दिक्कत है कैसे आपको। मिलेगा कि आप महिला को उप मुख्यमंत्री बनाए? देखिए, थोड़ा- जिस दिन SIR शुरुआत हुई थी, हम उसी दिन समझ गए थे कि ये आसानी से सुखद अनुभव जो आप कह रही है नहीं मिलेगा। अच्छा, पर पिछली यदि बार मिलता, SIR नहीं हुआ यदि था, मिलता, कितना वोट परसेंटेज था? पिछली बार SIR नहीं हुआ था ना बिहार में, इसी बिहार में कितना वोट पिछली बार परसेंटेज था? मात्र 12,000 वोट से, वो भी यदि दगाबाजी वहां के अधिकारी नहीं करते कांग्रेस तो नहीं, महागठबंधन 12,000 वोट से 2020 में ठीक, चुनाव हम सत्य जीत रहे प्रकाश, थे। सत्य मात्र प्रकाश। 12,000 वोट का SIR ने आपको जिताया है और ज्ञानेश कुमार ने आपको जिताया। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस में कब से हैं मुझे ठीक नहीं पता, लेकिन मुझे बिहार का इतिहास बहुत अच्छे से पता है। केंद्र में सरकार थी मनमोहन सिंह की 2010 में, और कांग्रेस को ऐसी पटकनी दी थी बिहार में, 3 सीटों पे समेट दिया था। एक सीट बड़ी गलती से जीत गए थे कहलगांव वाले, तो उसमें जाना नहीं चाहते कि नीतीश कुमार जी ने अगर बिहार में सरकार बनाई है तो अपने काम पर और सोशल इंजीनियरिंग पर। आप जंगल राज वाले को समर्थन देकर के उनके साथ डमरू बजाते रहिए, आप भ्रष्टाचारियों के साथ मटन और बिरयानी खाते रहिए, आप मछली वाले को उप मुख्यमंत्री बनाते रहिए, लेकिन बिहार की जनता ने अगर जनादेश दे दिया तो आप पहुंच जाते हैं चुनाव आयोग। मतलब कुछ पता नहीं परीक्षा में कि प्रश्न पत्र से बाहर कह दिए, सिलेबस से बाहर प्रश्न आ गया तो कांग्रेस गई फेल। ये जो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने वाले लोग थे, वो अब अपना चेहरा और अपनी हार और अपनी करिश्मा का जादू जो खत्म हो चुका है उसको छिपा रहे हैं वोट चोरी में, ज्ञानेश कुमार के पास पहुंच रहे हैं। मैं चुनौती देकर कहता हूं आज आपको और पूरी कांग्रेस पार्टी को, हिम्मत है तो भारत में जहां जहां आपको लगता है कि वोट चोरी है ना, तो पहुंचिए और FIR दर्ज कराइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। दस्तखत करने से भाग रहे हैं। बुलाया नहीं, बुलाया आपको, चुनाव आयोग ने बुलाया, आओ भैया तुम्हारा कुछ चोरी हो गया है, दस्तखत करके राहुल गांधी जी दे दीजिए, क्या क्या चोरी हो गया है। वहां दस्तखत करने से एक विपक्ष का नेता देश का घबरा रहा है और बाहर गाल बजा रहा है। तो वो 6 सीट इसलिए आया है, जनता ने आपको सिर्फ वहां नहीं नकारा है, जनता ने आपको कई प्रदेशों में समेट दिया है। कुछ तो शर्म करिए कि आप अब जनता के बीच साख खो चुके हैं, और जो वहां जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, जो आर्थिक विकास कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, वो सरकार बना रहे हैं। आपको महिलाओं की चिंता थी तो काहे नहीं पूरा महिला आरक्षण विधेयक पास कर दिए थे संसद में? काहे नहीं पास किए? तो वो किया नहीं। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पास किया। 50% पंचायत में आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया। उच्च शिक्षा में 33% आरक्षण दिया। तब जाकर के बिहार बदला है और बिहार का बजट आगे बढ़ा है। चलिए माइक आपको उठाइए। नहीं समझ में आएगा। देखिए, कोई भी चुनाव भरोसे का होता है, जनता चूज करती है। उसके पास 3 विकल्प थे इस बार, एक महागठबंधन था, एक NDA था, एक प्रशांत किशोर जो कि सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे थे। बाकी आप सारे ही अपने अपने गठबंधन के साथियों के साथ अलग अलग सीटों पर लड़ रहे थे। भरोसा किस पर किया? मोदी और नीतीश के चेहरे पर। कौन चूक गया? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। ये बड़ी तस्वीर क्या आपको समझ में आ रही है कि अगर 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी उसी सत्ता पक्ष पर लोग भरोसा कर रहा है, जिसने बहुत सारे वादे पूरे भी किए और बहुत सारे वादे पूरे नहीं भी किए, फिर भी उनके साथ जा रहा है। ये क्या कह रहा है आपसे ये मैंडेट? अंजना जी, जब मैंडेट आ जाता है तो मैंडेट के पीछे जो है बहुत सारी बातें जो है ऑलरेडी निकल कर आ जाती है। जब रिजल्ट ही आ गया तो उसकी खामियां और उसकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है सब आ जाती है। और लेकिन आज का दिन ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया है और साथ में पूरे कैबिनेट है उनके साथ, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की तर्ज पर, क्योंकि देखिए सरकार दोनों की होती है, सत्ता पक्ष की भी होती है और जो ट्रेजरी में बैठे हुए हैं उनका भी होता है, क्योंकि जनादेश दोनों को मिला है। सबसे
ज्यादा वोट अगर किसी को मिला है तो राष्ट्रीय जनता दल को मिला है 23% वोट और लगभग 1 करोड़ और 10 लाख से भी ज्यादा वोट हम लोगों को मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनादेश जो है हम उसको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए भारत में एक जो है कहावत है और महात्मा गांधी जी इसको फॉलो करते थे, जो है वो है मीन्स सेटिस्फाइड द एंड। जो एंड होता है वो मीन्स के ऊपर आधारित होना चाहिए। यही हमारा भारत का तासीर है। जिस मीन्स की तरफ अगर हम ले जाएंगे, जो अभी जिनको जनादेश मिला है, तो इसमें बहुत सारी बातें निकल कर आएगी, जिन बातों का डिस्कशन जो है लगातार अनेक प्लेटफॉर्म पे होता रहा है। लेकिन हमारी पार्टी, जैसा कि मैंने बोला कि रिजल्ट ही हमें व्याख्या कर रहा है सभी बातों को, तो जरूर ये बात है कि इंट्रोस्पेक्शन की बात है। अनेकों प्लेटफॉर्म पे इंट्रोस्पेक्शन की बात है। हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कर भी रहे हैं, लेकिन जब जो है अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करना होता है तो अगला उसको एक्शन में पता चलता है कि आपने इंट्रोस्पेक्शन सही किया है कि गलत किया है। अब हम जो देश की बिहार की जनता से हम आशा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका सुशासन अपराधों के आंधी में उड़ चुका था, अब जो है उन्होंने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। उन्होंने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। 1 लाख का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में देने की बात कही है, क्योंकि सबसे गरीब किसान बिहार का है। 1 लाख करोड़ का जो है उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात कही है, और 600 किलोमीटर का जो रेलवे है उसको मॉडर्नाइज करने की बात कही है, और साथ में जो इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की है, 10 पार्क की बात की है। इन सब बातों को लेकर, और साथ में जो है स्पेशल स्टेटस जो 2000 में हमें रह गया था, 67% जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन झारखंड को चला गया था। तो इन सब बातों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से वो बात करेंगे। और इतना ही नहीं, जो जाति गणना में जो 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया था, 75% आरक्षण हो गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके नल एंड वॉइड किया, इस चीज को 9th शेड्यूल में ले जाना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने लगातार वादा किया है। आप लोग दबाव बनाएंगे, विपक्ष के तौर पर इनसे काम लेंगे। लेकिन देखिए, जब भी बात होती है, अगर भरोसे की बात है, चेहरों की बात है, तो आपकी जो बीजेपी की डिपेंडेंसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, बाकी कौन कौन है जो लीड कर सकते हैं, उस पर सवाल उठता है। क्योंकि आपने कोई भी ऐसा, सम्राट चौधरी की थोड़ी बहुत चर्चा होती थी, गृहमंत्री ने भी कहा था कि इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, आप इनको जिताइए चुनाव, वरना आपका कोई ऐसा बड़ा चेहरा जिस पर बीजेपी का, जिस पर भरोसा करे लोग बिहार में, कौन है? आप ही बताइए। देखिए, एक बात तो मैं ईमानदारी से कहूंगा कि सुबोध जी ने कम से कम परिपक्वता दिखाई और जो जनादेश है उसे स्वीकार किया। यह भी सही बात है कि सबसे मत प्रतिशत में आरजेडी ज्यादा है, उसका कारण यह भी कि 143 सीटों पर लड़ी थी, परंतु इन्होंने ईमानदारी स्वीकार किया। कांग्रेस की तरह उन लोगों ने हल्कापन दिखाने का प्रयास नहीं किया। अब मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा कि मतदाता सूची को लेकर समस्या, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव से पूर्व आप अपनी गठबंधन की सूची तय कर पाए थे? नहीं। प्रत्याशियों की सूची जारी कर पाए थे? नहीं। फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। और तो और आपने सीएम और डिप्टी सीएम तैयार कर दिए थे, यानी जो अपनी गठबंधन की सूची न तैयार कर पाए, दल की सूची न बना पाए, प्रत्याशियों की सूची न बना पाए, वो कहते मतदाता सूची में गड़बड़ था। अब आप दूसरी बात समझिए, सीएम भी घोषित करवा लिया, पीएम का भी अनाउंसमेंट करवा लिया। तेजस्वी जी बोले थे ना कि राहुल गांधी जी पीएम होंगे, और डिप्टी सीएम भी करवा लिया, और मिला कुछ नहीं। मतलब चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दूबे बन के। मगर हकीकत क्या थी, इसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हम कोई जातिगत वैमनस्य नहीं पैदा करना चाहते, मगर मुकेश साहनी जी ने आप ही के नेटवर्क के एक पॉडकास्ट में यह बात कही कि मल्लाह समाज की अधिकांश प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा होती है, इसलिए वोट ट्रांसफर कराने में समस्या हो रही है। यह मैं सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूं कि ऊपर आपके नेता मिले हुए थे, मगर न कार्यकर्ता मिले हुए थे, न वोटर धरती पे मिले हुए थे। और उसका प्रमाण यह है कि जब तेजस्वी यादव जी घोषित हुए, तो क्या उस दिन ट्वीट किया बधाई का? आपने बीजेपी के नेता पर कुछ नहीं बोला। किया। अब बीजेपी के ऊपर बता रहे हैं। देखिए, हमारे साथ समस्या जो ये लोग देखने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी चरित्र निर्माण करती है और एक से एक नेता उभर कर सामने आते हैं। एक जमाने में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता थे, तो लोग कहते थे कि अटल बिहारी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। मगर आप देखिए, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी आए, उसके बाद मोदी जी आए, तो भारतीय जनता पार्टी में नेता संगठन से तब कर आता है, ये पैदा होते ही नेता नहीं बन जाता है। क्या ये एक वजह थी, क्योंकि सामने दोनों ऐसे थे, दो चेहरे, जो सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, वो लेगेसी पॉलिटिक्स का चेहरा बनकर रह गए? आपका जवाब। और मुकेश सहनी पर अजय जी थोड़ा अंदर की बात तो बताइए, क्योंकि लास्ट तक अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था तेजस्वी के नाम का। क्या मुकेश सहनी वो पॉइंट थे जिस पर आप लोगों में एक कंटेंशन था, और गहलोत जी गए, फिर उन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम अनाउंस किया, जबकि कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी थी? देखिए, चुनाव तो अब बीत गया है और रिजल्ट भी आ गया है, इसलिए उस पर विश्लेषण बहुत ज्यादा
उस दृष्टिकोण से हम नहीं करेंगे। पर सच्चाई ये भी है कि वो शेरो शायरी जो कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी, हालांकि आज उनका बेटा मंत्री का भी शपथ लिया, इसलिए उनको भी बधाई देता हूं। तो और साथ में जीतन राम मांझी, हाँ, मांझी जी के भी, संतोष मांझी जी ने भी बहुत सारी बातें कही दोनों थी। बेटे। नहीं, उपेंद्र जी भी, हाँ, मांझी जी भी बहुत सारे कहानी, वो पांडव वाली कहानी कह रहे थे। तो वो प्यार का बिगुल बजा रहे थे आपस में, प्यार का जो पिंग पोंग होता है वो कर रहे थे, या क्या और कर जबकि रहे थे? पत्नी वो भी जीती तो लड़ थी, ही रहे उनको थे। नहीं बनाया, हाँ, बेटा चुनाव नहीं बेटा लड़ा, को वो भी बन रहा है। अब एमएलसी भी बन जाएगा। वो जो खेल लगे वो तो लंबा खेल है। चलिए, उनकी अपनी बात है। सच्चाई यह है, भाई साहब ने भी कहा मतदाता सूची की, हम नहीं कह रहे हैं। 30 सितंबर को जो अंतिम मसौदा मतदाता सूची की तैयार हुई, जो चुनाव में फाइनल वही आती है, उसमें 7 करोड़ 42 लाख वोटर की बात आई। और जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव में फाइनल जो है 7 करोड़ 45 लाख, तो चुनाव आयोग कह रहा है 3 लाख का घपला तो ये 1 महीने में कर दिया चुनाव आयोग। ये खुद स्वीकार रहा है अपने ही प्रेस विज्ञप्ति में। अब उसके बाद भी यदि चुनाव आयोग को भाजपा यहां सपोर्ट कर रही है, भाई आपको भी प्रश्न पूछना चाहिए कि 3 लाख 1.5 महीने में कैसे आ गया, जब एसआईआर हुआ उसके बाद। ये ऑन रिकॉर्ड है और इसके सारे रिकॉर्ड हैं। इस पर भी हम जा रहे हैं। अभी कोर्ट की बात आपने कही है, ठीक है, कोर्ट भी आएगा। यदि कोर्ट में जाना होगा उसके हिसाब से तो तथ्य हम लाएंगे। दूसरी बात, हमारे भाई साहब ने जो जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने बड़ी लंबी बड़ी बात की है। हाँ भाई, आपके तो याद कीजिएगा, वो उत्तर पूर्व में एक राज्य में आपकी सरकार थी, भाजपा ने उसको बीच में आपके साथियों को ले लिया, फिर भी साथ हैं। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि आपके अंदर बहुत प्रेम है। निकल जाएंगे आपको बीजेपी वाले। और जीरो की बात कर रहे हैं तो सिक्किम में सरकार है, भाजपा को जीरो है। केरल में इनकी पार्टी पूरे विश्व की सबसे मंगल ग्रह पर भी इनका मेंबर है। और केरल में कितना है, तमिलनाडु में कितना है, पंजाब में कितना है। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि किसका कितना है। समय और परिस्थितियां हैं। ये यंत्र तंत्र षड्यंत्र जब तक आपका है उसका भी पोल खोलेंगे और आने वाले समय में जल्दी से वो कह रहे हैं आपको निकल जाएगी के आशीर्वाद से अंजना हम जी फिर एक सरकार बात बहुत बनाएंगे। स्पष्ट है। अंजना जी एक बात बहुत स्पष्ट है, जब जब किसान तबके तक ने, हाशिए पर पड़े समाज ने इस देश के लोकतंत्र को समझा तो उसको सींचा और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। 89 के बाद आप बिहार में सरकार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में 90 के दशक के बाद आप सरकार में नहीं है, दिल्ली में भी शून्य हो ही गए हैं, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में थे, हट गए, धीरे धीरे सब जगह से हटेंगे। वेस्ट बंगाल में आखिरी मुख्यमंत्री कौन था? सत्यप्रकाश जी, आज मुझे बिहार के 2 लोगों ने फोन किया और पूछा कि 5 साल रहेंगे ना साथ में? 100% रहेगा, 100% रहेगा। ये साथ अब साथ ही रहेगा, अब कभी कोई अलग नहीं होगा। देखिए, दोनों खुश हो गए। वो क्यों खुश होते हैं पता नहीं। उसके बाद उनको नीतीश कुमार बहुत आई लव यू करने लगते हैं। नीतीश जी रहेंगे ना? नहीं, वो नीतीश जी को बहुत आई लव यू करते हैं। उसके बाद क्यों, जब हारते हैं तो देखते चाचा जी मैं भतीजा हूं, प्यार करेंगे क्या? अरे वो हैं ऐसे, सबसे प्यार करते हैं, आपकी तरह नहीं है। प्रेम बहुत है सबके नीतीश जी, इसमें कोई शक नहीं है, नहीं शक नहीं है। लेकिन नीतीश जी सबसे पहले बिहार की जनता के हैं, क्योंकि पूरा बिहार उनका परिवार है। ये मैंडेट तो आया है। देखिए, इस बार तो शकुनी और मंथरा की ताकत भी इतनी नहीं है कि चाहे तो कुछ कर ले। संख्या बली नहीं है, तो जनता ने बहुत स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी उपाध्याय जी ने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको इस पे आपत्ति है तो अभी तो चुनाव हुआ है, आपने कहा मतदाता सूची आपके हिसाब से बड़ी हुई, इसका मतलब जहां 1000 वोट थे 1100 पड़े होंगे, तो दिखाइए ना, बूथ लेवल एजेंट आपके कहे कि साहब ज्यादा वोट पड़ा है, बस्ता लगाने वाला कहे। आप लोग कहते हैं ना बाद में 1 साल बाद बवाल करते हैं, वो 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई थी, जरा उसका वीडियो बना के रखा है, फोटो खींचा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, ऑफिशियल वो की है। अच्छा, वो एक वो मतदाता सूची में वो ब्राजीलियन मॉडल, अब ब्राजीलियन मॉडल को तो खैर जो पहचानता है, जो बाहर जाएगा ज्यादा वही पहचानेगा, तो वो ये समझिए 22 जगह पे फोटो है। अभी कहीं देख लिया, अच्छी तरह देख लीजिए, अभी सबके हाथ में मतदाता सूची है, अच्छी तरह उलट पलट के ढंग से देख लीजिए। अच्छा सुनिए, सीसीटीवी भी देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, अभी 45 दिन का समय है। यही कहते हैं कि अभी कुछ नहीं करना है, साल भर बाद बवाल। और मैं एक प्रैक्टिकल बात कहता हूं, चलिए, इनको लगता है चुनाव में ये हुआ वो हुआ, अरे पार्टी को अपने कैडर और जनता के बीच में काम करते दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन का सांसदों का सम्मेलन किया था, आपने वो फोटो देखी होगी, प्रधानमंत्री पीछे जाके बैठे थे, और उसके अलावा क्लस्टर्स में ग्रुप में बैठा के बात करवाई थी। ऐसा 3 दिन का कोई सम्मेलन इन्होंने कभी किया? ठीक है, हमारे एक बार हाथ उठाइए, कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? इनका बूथ लेवल इस तरह सम्मेलन से कोई नहीं, सब देखा, इनका संतोषी हमारे है। मंडल स्तर छोटे पे सम्मेलन देखे, 5 सवाल में लूंगी यहाँ से वहां कोई सम्मेलन देखा नहीं देखा। अंजना जी, सर मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि आपने सुबह से मैं सुन रहा हूँ कि वोट चोरी हुई है, तो सर कांग्रेस को देखकर मुझे एक कहानी याद आती है, लोमड़ी वाली कहानी।
सर क्वेश्चन ये है कि अगर वोट चोरी और ईवीएम को हैक किया जाता है तो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कभी भी अवधेश प्रधान नहीं जीते, क्योंकि बीजेपी का एक तरीके से गढ़ माना जाता है अयोध्या, और अयोध्या पे सभी ज्यादा काम किया था बीजेपी ने। बीजेपी कभी नहीं जीती, स्मृति ईरानी अमेठी में कभी नहीं हारती। अगर वोट चोरी होती है तो फिर इधर ये अमेठी में क्यों हार गई स्मृति ईरानी, और इधर नहीं, एक बात सही है, ईवीएम हैक इन्होंने अब कहना छोड़ दिया है, इसका मतलब इन्होंने मान लिया ईवीएम हैक की बात झूठी थी, क्योंकि अगर ईवीएम हैक हो रही थी तो वोटर लिस्ट में चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। कोर्ट में जाना होगा तो आपको एविडेंस लेकर आने पड़ेंगे। तो अभी जो आप लिस्ट ऑफ एविडेंसेस दिखा रहे हैं वो क्या है, किस पे आप क्लेम कर रहे हैं? कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि अगर चुनाव आयोग से दिक्कत है या पोलिंग के तरीके से एसआईआर, अदालत जाना होगा, आपको कानूनी तरीका अपनाना होगा? जितने लोग मानते हैं कि विपक्ष को कानूनी तरीका अपनाना चाहिए, हाथ उठाइए। कोई ऐसा है जो ये मानता है कि कानूनी तरीका नहीं अपनाना चाहिए? अब यही है ना, एफिडेविट तो देना पड़ेगा। ठीक है, आ रहे हैं दो तीन सवाल, इधर के भी 2-3 बच्चे हैं, जल्दी आइए मैम। मैंने भाई, वोट चोरी का मुद्दा क्यों लेट उठा? रिजल्ट्स के बाद ही क्यों उठा, पहले क्यों नहीं उठा? आपका उनसे सवाल है, इधर से। आपका हो चुका है, आपका भी हो चुका है। आइए आगे आइए, आप भी आइए, आपका हो चुका है। और कोई यहाँ पे? जल्दी आओ नीचे। मैम मेरा बीजेपी पार्टी से एक सवाल है कि बीजेपी पार्टी उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों कराती है? चलिए सवाल। हिंदू मुस्लिम कराते हैं ना, हम हिंदू मुस्लिम दोनों बात करते हैं, सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। बताइए, इमारतें शरिया कार्यक्रम में कौन गया था पटना में? और उस इमारतें शरिया के आयोजकों में से एक ने क्या शब्द बोला? मेरे लिए शरिया ऊपर है, संविधान बाद में, और उसके बाद सब चुप रहे। ये होता है, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं। वैसे तो अब एक और बात है, देखिए अब बिहार के चुनाव ने एक और चीज दिखा दी, अब मुस्लिम पे भी एकाधिपत्य नहीं रह गया, एक दूसरे आ गए हैं, मोहतरमे मजलिस मुहाफिजे इत्तिहादुल मुसलमीन, वो आके कहने लगे भाई कब तक तुम पालकी ढोते रहोगे। गाना गा रहे थे ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो कहना शुरू कर दिया भैया हम तो 18% है, 14% वाला सीएम बनेगा, 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, तो 11% वाला सिर्फ दरी उठाएगा क्या? भैया ये कहानी ऐसी होती है कि इसमें जो डूबे कहें भार झोंक सब भार में, रहीमन उतरे पार, वे डूबे मझधार में जिनके सर पर भार। चलिए अजय उपाध्याय जी, 2 सवाल 3 सवाल, एक सवाल इसमें मैं भी जोड़ रही हूँ, क्योंकि जो मुख्य एजेंडा था ओवैसी का, जिसकी वजह से वो 5 सीटें फिर सीमांचल में जीते, वो यही था कि अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा। वो कह रहे हैं कि आपने अपीजमेंट तो किया, लेकिन आपने उनका प्रतिनिधित्व, उनको ऊपर लाने के लिए मुस्लिम वोट को कुछ नहीं किया। और उस बच्चे का जितने सवाल, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा कंसर्न है, कम से कम एक समाज के लिए भाजपा के लोग यहाँ कंसर्न दिखा रहे हैं मुसलमानों के लिए। बेशक 101 टिकट दिया, एक मुसलमान, एक अब्दुल इनको नहीं दिखा जिसको दरी बिछाने के बदले कम से कम उसको विधायक का टिकट देते। पर ये सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, या यही परंपरा हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति। और सनातन संस्कृति के वाहक लोग ये कहते हैं कि हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। तो ये इनका दोहरापन है, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात कुछ साथियों ने यहाँ एसआईआर को लेकर किया है, देखिए भाई अभी वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, एफिडेविट देने वाले, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। पर एफिडेविट की जो सवाल है, जनप्रतिनिधि जो धारा है 1991 की, उसमें 93(2) आर्टिकल कानूनी बाध्यता है चुनाव आयोग की, कि जिसका वोट कटेगा वही सम्राट चौधरी के हिसाब से एफिडेविट देगा, बाकी को एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। यह चुनाव आयोग का ड्यूटी बनता है, बाउंडेड ड्यूटी है कि वो इस चीजों को क्लियर करे। क्यों नहीं चुनाव आयोग आता है? हरियाणा में जब 25 लाख वोटरों के वोट कटने की बात आती है, ब्राजीलियन मॉडल की बात आई अभी, और भाई साहब को बड़ा मुस्कुरा रहे थे, चेहरा मुस्कुरा रहा था इनका। बाद में तो पहचान लिए होंगे आप, पहले नहीं पहचान, अभी भी नहीं पहचान, आप अभी भी नहीं पहचान। राहुल गांधी ने क्या बोला? देखिए भाई अभी भी नहीं पहचान रहे हैं। जबकि बहुत सारे मीडिया के लोग गए और वो देख करके आए कि कौन वो मॉडल भी कही कि मेरा नाम कैसे हरियाणा में 6 जगह यार मेरे नाम पर वोट डलवा दिए, उसका भी आया है अभी। बाकी साथी इसको देख लेंगे, सोशल मीडिया वाले यहाँ बहुत सारे होती तो प्रॉब्लम कर देते। तीसरी बात, जब मैं कह रहा हूं कि 7 करोड़ 42 लाख अंतिम मसौदा चुनाव आयोग ने दिया, अंतिम वोटर की लिस्ट डाली 30 सितंबर को, ये ऑन रिकॉर्ड है। और चुनाव में वोटिंग का जो परसेंटेज दिखाया जा रहा है उसमें 7 करोड़ 45 लाख फाइनल वोटिंग की लिस्ट दिखाई जा रही है। ये 3 लाख सिर्फ 1 महीने में कैसे
बदल सकता है, कहां से आ गया, ये तो चुनाव आयोग को इसका उत्तर देना बच्चे चाहिए। का जो सवाल था चुनाव अयोध्या आयोग से पर, जब अयोध्या प्रश्न पर पूछा जो जा रहा पूछा है, था, अयोध्या हाँ, ये बहुत स्मृति अच्छी ईरानी बात अमेठी कही, बहुत अच्छी बात। 240 एक लाइन में कह दूं, भाई, एक सच्चाई तो ये थी। एक मिनट उपाध्याय बस जी, 10 सेकंड, 10 अच्छा, सेकंड। 10 सेकंड। सीना 56 इंच से नहीं होता है, सीने में गुर्दा होना चाहिए। सच्चाई ये है कि अयोध्या की बात आप कर रही हैं या उनकी बात कर रही हैं जो अमेठी वाली हैं। अमेठी वाली तो अपने को भाग्य विधाता समझती थी, अयोध्या वालों को स्पष्ट तौर पे दिख गया। एसआईआर पे पूछ रहा है, हाँ, वहां पे नहीं हुआ, वोट वहां चोरी पे- की बात कर रही वहां है हुआ। नहीं सुनिए ना, वहां ईवीएम हैक हुआ था कि नहीं? इतना वोटिंग हुआ है वहां, उसकी वोट का पैटर्न उठाकर पिछले बार और इस बार का देख लीजिए। यदि उतनी वोटिंग नहीं हुई होती ना तो 25-50 का खेल 1000 का तो ये लोग ऐसे कर देते थे। बिहार में भी हर विधानसभा में 50,000 से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए चुनाव के एन बीच में दिया जाना, ये क्या दर्शाता है? क्या ये चोरी नहीं है? कभी ये ईवीएम, रेवड़ी नहीं है। फिर जब वोट एसआईआर पैसे हो से गया नहीं तो ईवीएम चुनी जा पीछे रही रह है, गया, पैसे से वोट देखिए, चोरी शुरू हो गया। खरीदी जा रही है। एक सेकंड, पहले ईवीएम दोषी था, उसके बाद से एसआईआर हुआ तो इस बार ईवीएम का नाम हम लोग नहीं सुन रहे, ईवीएम बेचारा बच गया। इस बार वोट चोरी पूरा मामला आ गया। मतलब कब तक ये रोना चलता रहेगा? आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा पूरी ताकत से। ये फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तेजस्वी को आज नहीं, कल नहीं, परसों हम मुकेश सहनी को बनाएंगे डिप्टी सीएम। भाई क्यों? अंजना जी, क्या सोचकर? अंजना जी, 2 लेयर क्वेश्चन है आपका। एक तो हमारे पार्टी के अंदर का इंट्रोस्पेक्शन की बात है, और दूसरा जिस तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, एसआईआर को 6 महीने पहले लाया गया इलेक्शन के, और हम लोगों को ट्रैप किया गया। इतना ही नहीं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायलेट किया गया। 10,000 रुपया देने की भी बात हुई, हम लोगों ने भी उस पर जो है मॉडल ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया। आपको पता होना चाहिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट कर जितने भी जो 1.5 करोड़ जो जीविका दीदी थी, उनको घर तक जाना था, ऑटो में बैठाना था, ई रिक्शा में, और जो है बूथ तक लेकर आना था घर वालों को, और बीच में इन्फ्लुएंस कर रही थी वो। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वायलेशन था, मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल 10 सेकंड, राष्ट्रीय जनता दल संवाद और संघर्ष के माध्यम से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म हो, चाहे वो जो है आपका गोस्वामी कमेटी हो या उससे पहले इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो, इन सब बातों को लेकर हम जनता तक जाएंगे। इलेक्शन रिफॉर्म के साथ साथ न्यायपालिका में भी जो बहुत अच्छी डिसीजन देते हैं, लेकिन कभी कभी न्यायपालिका भी न्याय करते हुए दिखती नहीं है। यहाँ तक कि प्रेस में भी हम लोगों की बातें जो है मुखर होकर यहाँ खड़े होकर इतना बोलते हैं आप लोग, दिन रात लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोगों की शिकायतें खत्म नहीं होंगी। हम ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। ये आप लोगों की कहानी दिख रही है। जल्दी से एक बार माइक उठाइए, माइक उठाइए जल्दी से और जवाब। जीविका दीदी, ये 10,000 रुपया, इसका कितना योगदान रहा, ये भी चर्चा हो जाए। देखिए, जीविका क्योंकि दीदी चुनाव के दौरान पैसा जाता रहा। नहीं, ठीक है, जीविका दीदी कोई 2025 में तो बनी नहीं। 2006 से जीविका दीदियों को आगे बढ़ाते 10,000 तो 25 में दिया ना आपने। ठीक है, 32 लाख दीदियां बनाई, लखपति दीदियां बनाई। उनको अगर 10,000 रुपया उस स्कीम के तहत देने की घोषणा हुई, उसके चरणबद्ध तरीके से उनके अकाउंट में पैसा गया। जीविका दीदियां बनाई थी तब तो पैसा दिया। वहां तो खाली थी मीसा दीदी, रोहिणी दीदी, राबड़ी दीदी, इनके परिवार में वो प्रियंका दीदी। हमारे बिहार में हमारे लिए जीविका दीदी आगे भी देंगे, आप उसके चिंता मत करिए। और नीतीश कुमार कानून के पालन करने और आचार संहिता को समझने वाले आपसे और तेजस्वी यादव से बहुत बेहतर व्यक्ति हैं। उन्होंने उसको समझा और बिहार के विकास में उनका योगदान है, तब वोट मिला। आप तो कह रहे थे चुनाव के पहले, राहुल गांधी नहीं कहते थे कि जैसे लोकसभा जीतेंगे सब महिला के अकाउंट में खटाखट पैसा भेज देंगे। वो क्या था, आप रेवड़ी बांट रहे थे। वाह, हमने जीविका दीदी बनाई, लखपति दीदी बनाई, दिया। मेरा एक पॉइंट है, अगर वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग, जैसे राहुल गांधी बचपन से देखते आए थे, टीएन शेषन को, गिल साहब को सलाम बजाते रहते थे कि सच को झूठ कह दो, ये मौसम ला दो मेरे लिए, ये वही चाहते हैं। और झूठ को सच कह दो, ये मौसम ला दो मेरे लिए। इस देश का मतदाता का अपमान कर रहे हैं आप बार बार इस बात को दोहरा करके कि ईवीएम हैक तो खत्म हो गया आपका कहानी, क्योंकि वो साबित नहीं कर सके न सुप्रीम कोर्ट में न चुनाव आयोग के दफ्तर में। तो अब नया सी गुफा उठा के लाए हैं राहुल जी कहीं से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से शायद पावर के मशीन पे चढ़ जाएंगे। अरे डूबेंगे वो तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है, जो काम करेगा उसी को बिहार की जनता मतदान करेगा। काम नहीं करेगा कोई मतदान नहीं, गाल बजाने से वोट नहीं मिलता। मिश्रा जी रुकिए, जल्दी से। मिश्रा जी देखिए, जीविका दीदी की आपने बात की, आपको पता होगा
कि हर एक हफ्ते 10 रुपये जीविका दीदी देती हैं और 5 साल में 4500 करोड़ का उनका बजट है। और जो आपने दिया है, लोन लेके दिया है, आज बिहार के ऊपर 3 लाख करोड़ का लोन है। और अपराधों के आंधी में ऐसी सुशासन उड़ी है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई, नीति आयोग हो, चाहे कोई भी सेंट्रल एजेंसी हो, यूनाइटेड नेशन हो, पैरामीटर में आप सबसे नीचे हैं। ये माननीय नीतीश कुमार जी का ये बात है। तो मशीनरी को दुरुपयोग कर आप जो है, पहली बार केंद्र में हमारे हिसाब की सरकार है, सब में आगे होगा। और ये उगाही वाले लोग, चलिए 25 साल नौकरी के बदले जमीन उगा लिया। 25 तो साल उगाही वाले लोग हमें कह रहे हैं नौकरी के बदले में बच्चों को भेजा स्कूल, साइकिल को साथ देकर। आपने क्या कर भेजा था? आपने बनाया चरवाहा विद्यालय, हमने बनाया बिहारी में सेंट्रल विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी मनमोहन सिंह के समय में खुला, 5 यूनिवर्सिटी हमने खोला। गुरु जी एक मिनट, अगर कोई चुनाव के दौरान नई योजना शुरू करके पैसा दिया जाए तो वह बात गलत है, पर एग्जिस्टिंग सेटअप की किश्त आ रही है, उसे रोका नहीं जा सकता। कल के दिन आप कहेंगे 6 तारीख को चुनाव था तो पहली तारीख को लोगों के हाथ में तनख्वाह नहीं आनी चाहिए थी, वृद्धावस्था पेंशन नहीं आनी चाहिए थी, आयुष्मान भारत का पेमेंट नहीं होना चाहिए था। ऐसा थोड़ी, वो एग्जिस्टिंग था, इसलिए उस विषय को अलग रखना चाहिए। दूसरा, चुनाव आयोग इनके हिसाब से बड़ा पक्षपाती काम करता है, मगर मैं युवा बच्चे यहां बैठे हुए हैं, देखिए जरा भारत का नक्शा देखिए। चुनाव आयोग कश्मीर में बहुत अच्छा काम करता है, पंजाब में बहुत अच्छा काम करता है, हिमाचल में बहुत अच्छा काम करता है, हरियाणा में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तराखंड गड़बड़ करता है, उत्तर प्रदेश गड़बड़ करता है, राजस्थान में 18 में अच्छा करता है, 23 में गड़बड़ कर देता है, फिर मध्य प्रदेश गड़बड़ करता है, गुजरात गड़बड़ करता है, बंगाल बड़ा अच्छा काम करता है, झारखंड बड़ा अच्छा काम करता है, फिर बिहार गड़बड़ कर देता है। अब आइए नीचे साहब, तेलंगाना में अच्छा काम करता है, कर्नाटक में अच्छा काम करता है, तमिलनाडु में अच्छा काम करता है, केरल में अच्छा काम करता है, असम में गड़बड़ कर देता है। भाई साहब, देश को पप्पू समझने का प्रयास मत करिए, पूरे देश को पता है कि कौन क्या कर रहा है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा एक बात, चुनाव आयोग को एक तरफ रखिए, पप्पू को क्यों इन्होंने देश बदनाम की कर रहे हैं? व्यवस्था, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे हुआ नाड़ी है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने देश की किस व्यवस्था के ऊपर भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं की। जब रफाल आया तो इन्होंने सरकार के ऊपर सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने मिलिट्री पे सवाल उठाए, बालाकोट हुआ तो भ्रम फैलाया कि ये इतने मरे थे उतने मरे थे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सवाल उठाया, भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में। इन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई, सब पिछले 6-7 साल याद करिए, एसबीआई इस समय ऑल टाइम प्रॉफिट में। इन्होंने कहा सेबी ने गड़बड़ कर दिया, सेबी पूरी तरीके से क्लीन चिट निकली, चौकीदार चोर पे इनको अंततः माफी मांगनी पड़ी। इन्होंने कहा हिंडनबर्ग सही है, हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई, और तो और इन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, इन्होंने राम जन्मभूमि के मुहूर्त को लेकर भ्रम फैलाया। इनके सामने समस्या ये है, अरे सुनिए सर, अंजना जी को और समस्या भी ये डिबेट है करना होगा, कि अगर किसी को हकीकत देखनी हो तो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो देखना ही ना चाहे, उसे जो अपने को खुदा समझ के बैठे, तो मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा कि नजरें जो ना होती तो नजारा भी ना होता, और दुनिया में इनका गुजारा भी ना होता। नजरों ने सिखाई इन्हें शोखी भी अदा भी, और नजरों ने बनाया है इन्हें खुद भी खुदा भी। अब जो खुदा समझ के बैठा हुआ उसको कौन समझे? उधर से उधर मिश्रा जी एकदम वाह वाह कर रहे हैं। आप लोग भी कुछ जोड़ी मिठाई है। अभी लंबी चर्चा की है भाई साहब ने, हाँ ना किया जाता तो ये करते सिंदूर उंदूर करते कहां पहुंच जाते। क्या हुआ, अभी आज अमेरिका का भी एक रिपोर्ट शायद आया है, हालांकि मैं उसको नहीं मानता, आप लोग जरूर उसको देखिएगा कि भारत की सिक्योरिटी और पाकिस्तान को सिंदूर वाले एंगल पर क्या कहा है उसने, दुखद है, उस पर जरूर बयान देना चाहिए। जहां तक मोदी जी की चर्चा की है आपने, मोदी जी की चर्चा की है, बहुत अच्छा। देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम लड़वाओ, लोगों की भावना को भड़काओ, देश को अंदर से तोड़ो, और ऊपर से 10,000 रुपए बांट करके चुनाव को अपने हिसाब से प्रभावित करो। यदि यही राजनीति है तो ये राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। पहली बात, बीच में नहीं, यही काम है इन लोगों का, यही काम है, ये काम मत कीजिए प्लीज, आपको टाइम मिलेगा। देश को रोजगार चाहिए, लंबा 2 करोड़ का दिया वादा, आज क्या हाल है सबने देख लिया। सच्चाई तो यही है कि देश में नौजवान परेशान हैं, बेरोजगार हैं, रोजी रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा पर स्थिति खराब है, लोगों को जो है शिक्षा लेने जाइए तो कितने मोटे रकम चुकाने पड़ रहे हैं, इस पर कोई कानून नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जमीन देनी पड़। 2 लाइन में भी बोल देता हूं, ये जो आज लंबा फूल वाला दिखा रहे हैं ना, खुशबू, ये शराफत का सारा चलन बेच देंगे, किसी रोज सारा चमन बेच देंगे,
जब इन्हें न मिलेगा कुछ बेचने को, बेच चुके एक हैं। रोज ये बेच चुके मुर्दे हैं। के तन का कफन बेच देंगे। इनके फूलों पर भरोसा मत कीजिए। सच्चाई है ये देश को फूल बना रहे हैं और फेंकू महाराज पूरे मंगल ग्रह तक अपने प्रचार को बढ़ा रहे हैं। प्रचार से ही देश नहीं चलेगा, प्रचार से जरूरी है। सत्यप्रकाश जी, अब आपने किस आखिरी बार किस प्रधानमंत्री को देखा कि शपथ लेने के पहले 20,000 करोड़ रुपया रिलीज किया किसान निधि फंड में? पहले कभी किसी किसान को पैसा मिलता था क्या? पहले कभी किसी 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को इलाज का मुफ्त 5 लाख रुपया मिलता था क्या? पहले कभी एक मिनट रुकिए, पहले कभी 4 लाख करोड़ का जो ग्रेजुएट होते थे उनको इंटर्नशिप के लिए नहीं, 4 लाख करोड़ का ऋण है। उनको इंटर्नशिप के लिए पैसा मिलता था क्या? ये पहली सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने गरीबों को घर देने से लेकर शौचालय तक और किसान निधि फंड में पैसा देने से लेकर लखपति दीदी बनाने तक और विश्वकर्मा योजना में जो हुनर कभी रिकॉग्नाइज नहीं था उसको पैसा देकर के उसको आत्मबल और आत्मनिर्भर बनाने में, अगर आत्मनिर्भर भारत बनता है मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में 14.5% का ग्रोथ रेट है, आपके समझ में आएगा नहीं। आपको 6 सीट पे जनता किसानों पे बात करते हैं मिश्रा जी, किसानों पे जब बात करते हैं, बिहार का सबसे गरीब किसान है और पूरे भारत में आपने कृषि कानून लाया था। कृषि कानून का क्या हासिल अब देखिए, अब इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है भाई जी। जब तर्क से बात करिए तो तर्क से बात करिए। आपने जब बात कहा कृषि कानून का, तो कृषि कानून का क्या हाल है? चलिए तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मौजूद जो युवा हैं उनको दिखाइए, तो लगे रहे, डटे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।